नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर एक ऐसा ठिकाना है जहां लोकतंत्र की धड़कन सुनाई देती है। देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक वहां हमेशा सत्ता विरोधी धरने, प्रदर्शन, उपवास, अनशन होते रहे हैं। देश भर से लोग आकर वहां अपनी मांगों के लिए बैठते रहे हैं, आवाज बुलंद करते रहे। हाल ही में जंतर मंतर इसलिए दुनिया भर में चर्चा में है क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर वहां एक लंबा धरना प्रदर्शन चला, उपवास अनशन चला। सरकार के खिलाफ एक बहुत बुलंद आवाज वहां से दुनिया ने सुनी। इसके बाद जंतर मंतर को लेकर प्रशासनिक और न्यायिक हलकों में, सत्ता के हलकों में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। एक मुकदमा भी, एक फरियाद भी अदालत में पहुंची है, दिल्ली हाई कोर्ट में। उसमें कोर्ट ने सरकार से पूछ लिया है कि क्यों ना जंतर मंतर को बंद करके कहीं और कोई वैकल्पिक जगह, कोई दूसरी जगह तय की जाए जहां लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ सकें। हो सकता है आने वाले समय में सरकार जंतर मंतर को बंद कर दे। लेकिन आज हम राजनीतिक बात की बजाय इतिहास के झरोके से जंतर मंतर को देखने की कोशिश करेंगे। तारीख में जंतर मंतर का क्या स्थान, क्या मुकाम रहा है, वहां इससे पहले कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई हैं, जंतर मंतर इतिहास की किन बड़ी हलचलों का गवाह रहा है, इसकी बात करेंगे। सियासी बातचीत तो हम अक्सर करते रहते हैं, और आज हमारे साथ इस बातचीत के लिए देश की जानी मानी इतिहासकार और लेखक राना सफवी मौजूद हैं। राना साहिबा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका कि आपने मुझे इसमें जी इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। जी, हम लोग आज सियासी बातचीत नहीं करेंगे। हमारे दर्शकों को हम चाहते हैं थोड़ा सा आप इतिहास के पन्नों की तरफ ले चलें, और सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जंतर मंतर कब बना है। दर्शकों को हम बता दें, जंतर मंतर जो है वो अलग एक जगह है। उसके बाहर और उस इलाके में जो धरना प्रदर्शन होते हैं, उस पूरे इलाके को जंतर मंतर कहा जाने लगा है। लेकिन वो जो जंतर मंतर जगह है, जिसको कहना चाहिए वेधशाला है, जो ज्योतिषी गणना के लिए, ग्रहों को देखने जानने के लिए स्थापित हुई थी, उस जगह को जंतर मंतर कहते हैं। और वो नाम भी अपभ्रंश है, बिगड़ते बिगड़ते जंतर मंतर पड़ा है। तो राणा साहिबा हमें बताएंगे कि इसका असली इतिहास क्या है। जी कि 1724 की बात है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह जो थे वो तख्त पे थे दिल्ली के, जी और उनके ही जमाने में सवाई महाराजा जय सिंह द सेकंड, उन्होंने जी उनसे परमिशन ली और ये क्या कहते हैं एक ऑब्जर्वेटरी बनाई। राजा महाराजा जय सिंह को सितारों के तरफ देखने का, उनको एस्ट्रोनॉमी का बहुत ज्यादा शौक था, और जी उन्होंने इस वजह से उन्होंने काफी क्या कहते हैं अपने जो लोग थे, अपने जो वो थे एस्ट्रोनॉमर्स थे, उनको यूरोप भेजा, वहाँ सेंट्रल एशिया भेजा। उज्बेकिस्तान में तो उलूग बेग की बहुत मशहूर एक ऑब्जर्वेटरी है, वहां भेजा हाँ उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने इसको तैयार किया। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी एक खासियत ये है कि ये पहली हिंदुस्तान की वो थी ऑब्जर्वेटरी जो इंग्लिश एस्ट्रोनॉमिकल प्रिंसिपल्स पे बनी थी। इससे पहले जो थी वो अच्छा ग्रीक एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बनी थी। तो इन्होंने इसको बनाया, और इसमें जो 5 या थे उन्होंने, बल्कि एक्चुअली ये पहली थी, लेकिन इससे पहले एक पहले मथुरा में छोटी सी बनाई थी जो बची नहीं, और उसके बाद इन्होंने और बनाई उज्जैन में, जयपुर में, और एक बनारस में भी बनाई। लेकिन सबसे बड़ी जो है वो ये है, और जयपुर की है जो उनकी राजधानी थी। जयपुर की राजधानी भी उन्होंने ही इस्टेब्लिश करी थी। तो जी इसकी जो खूबसूरती है वो ये है कि एक तो ये बहुत बड़ी थी और पहली थी, अपने तरह किस्म की पहली थी। अच्छा, जी इसके बारे में बहुत लोगों ने इसके बारे में जिक्र किया, जो भी जैसे जितने यूरोपियन ट्रैवलर्स और अंग्रेज भी आए हैं, उन्होंने बाकी जो शहर का जो उन्होंने वर्णन किया सो किया, उन्होंने इसको खास तौर से किया। और सबसे पहले थे 1795 में एक फ्रैंकलिन करके आए थे, जिन्होंने इसको इसका डिस्क्रिप्शन दिया
फिर 1799 में डब्ल्यू हंटर आए, जिन्होंने इसके ऊपर एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किताब लिखी में इसके ऊपर जी कि यह क्या है और क्या इसके यंत्र है। अच्छा, इसका नाम जो था एक्चुअली वो यंत्र मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, और जी यंत्र से वो जंतर हुआ, और जंतर से फिर वो जंतर मंतर हुआ, क्योंकि हम मंतर लोगों हो की गया। एक आदत है हिंदुस्तान में ना, यहाँ वहाँ इधर उधर इस हाँ तरह हाँ की हम लोग कहते रहते बिल्कुल बातें, हमेशा बिल्कुल, जोड़ शब्द के युग्म बात दो करते हैं, दो शब्दों को मिलाकर, दो खाना शब्दों को वाना। जोड़ के करते हैं जी जी। तो जंतर के साथ मंतर भी हो गया, और खैर मंतर है ही, जादुई जगह है ये, क्योंकि ये उस जमाने के लिए आप सोचिए कि सितारों को देखना, सितारों को नापना, सन डायल, ये सब चीजें जो थी, सन डायल तो हिंदुस्तान में कोई नई चीज नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत साइंटिफिक सन डायल बना। अच्छा, इसकी मजे की बात यह है जो मुझे कि इसको सन डायल को अभी आजकल सम्राट यंत्र कहते हैं। जब सर सैयद अहमद खान ने अपनी किताब लिखी थी असारुस सनादीद इन 1847, तो उन्होंने इसको मिक्यास लिखा। अच्छा, जब मैं असारुस सनादीद ट्रांसलेट कर रही थी, तो जी। सबसे मुश्किल जो चैप्टर था वो जंतर मंतर का ही था, क्योंकि ओ इतनी ज्यादा उसमें साइंटिफिक वो थे, वर्णन थे, और वो इतने पर्सनाइज्ड उर्दू में थे कि उसको समझने के लिए, आज के नाम समझने के लिए काफी वक्त लगा। जैसे जयप्रकाश मंत्र को कहते हैं कराहे मकर, अब कराह कहते हैं बोल्स को, मकर कहते हैं मतलब, तो ये सिलिंड्रिकल जो बोल्स थे दो, उन्होंने इस तरह से इसका नाम रखा। फिर राम यंत्र को उन्होंने, राम जी यंत्र को उन्होंने लिखा है दवायरुज़िल, मतलब शैडोज को, जो शैडोज होती हैं, जो छाया पड़ती है, जी। उसको नापने का, छाया को नापने का एक यंत्र। तो ये जो है ना, इस तरह की जो ये हिस्ट्री है इसकी, कि किस तरह से इट हैज इवॉल्व ओवर द इयर्स, के एक ये इसमें हिंदुस्तानी जो अपने संस्कृत के किताबें थी, जो अरबिक थी, पर्शियन थी, यूरोपियन थी, सबसे ज्ञान लेके बनाया गया है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही। तो यहाँ के जी ऊपर अगर लोग आते हैं ज्ञान की बातें करने के लिए, या ज्ञानी आते हैं, तो ये ज्ञान का बहुत बड़ा एक सूत्र है। और अच्छा, इस ये बताइए राना साहिबा कि दिल्ली पर तो तमाम सारी सल्तनतें रहीं, आक्रांता भी आते और जाते रहे, क्या इसको कभी किसी ने नुकसान पहुंचाया? कोई ऐसी हुकूमत जिसको लगा हो कि ये ठीक नहीं है, तो कोई तोड़फोड़ हुई? कभी इसका नुकसान इसे पहुंचा था? 1857 की जो जंग आजादी हुई थी, उसमें पूरे जो जी। ये जो शाहजहानाबाद है, वॉल्ड सिटी है, उसको हम्म, नुकसान पहुंचा था, क्योंकि उसमें काफी बहुत जबरदस्त घमासान हुई थी हुआ था। हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ, और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के फौज के साथ। सिपाही उसमें जी इसमें काफी नुकसान पहुंचा था, लेकिन ये नुकसान इसमें पहले भी, इसको जिसको कहना चाहिए कि ये इस्तेमाल में नहीं थी, उससे पहले भी सर सैयद अहमद खान जब अपनी किताब लिख रहे हैं, तो 1847 एंड 1856 उन्होंने 2 एडिशन लिखी थी। उसी में वो ये लिखते हैं, और मैं उनका रिपीट करती हूँ ये, क्योंकि मैं इस बात को बार बार कहती हूँ कि जी दुनिया जो है ना वो फानी है। तो वो जैसे लिखते हैं कि ये ऑब्जर्वेटरी जो है, ये अपने जमाने की कितनी आला एक चीज थी, कितनी खूबसूरत, एक इतनी साइंटिफिक एक बड़ी चीज बनी थी, लेकिन वक्त के साथ जो है ना, इसमें सिर्फ गोबर और गंदगी भरी हुई है। और ओहो ये वो कहते हैं कि जैसे एक उसका करते हैं मिक्यास का, और जो यंत्र का डिस्क्रिप्शन देते हैं, वर्णन देते हैं, उसमें कहते हैं कि मैं नीचे नहीं जा सका क्योंकि उसमें गंदगी भरी हुई थी। और वो ये कहते हैं कि दुनिया में हर चीज खत्म हो जाएगी, और वो एक कुरान शरीफ की आयत इसमें कोट करते हैं, कुल्लो मन अलैहि फान, मतलब कि दुनिया, हर चीज जो दुनिया में है ना सिवाय अल्लाह के, हर चीज खत्म हो जाएगी। तो ये असारुल सनादीद में वो हर चीज के लिए कहते हैं। जंतर मंतर सिर्फ अकेला नहीं था जिसमें इस तरह की चीज हो रही थी, जी सफदरजंग का जो मकबरा है आज इतना खूबसूरत हो गया, उसमें भी नीचे इसी तरह का हाल था, और उसके लिए भी वो कहते हैं पता नहीं क्यों लोग दुनिया जिंदगी भर इतनी कोशिश करते हैं अपने नाम को परपेचुएट करने के लिए, जबकि आखिर में कुछ भी नहीं बचता। तो जी जंतर मंतर, लेकिन थैंक्स टू अ लॉट ऑफ थिंग्स आज भी जिंदा है। चाहे हम लोग उस जंतर मंतर की सड़क के ही बारे में बात कर रहे हों, उसकी जी बात नहीं कर रहे हैं हम, जो ऑब्जर्वेटरी है अंदर। आज के जमाने में बच्चों को, लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि जैसे आपने पहले अर्ज किया कि जंतर मंतर एज एन ऑब्जर्वेटरी एक एएसआई मॉन्यूमेंट है, उसके अंदर कुछ नहीं हो सकता है बिना एएसआई के परमिशन के, सिर्फ नहीं हो टूरिस्ट सकता जा जी, सकता है। और ये जो होना भी है नहीं ये चाहिए। सड़क है जंतर मंतर रोड। जी
तो इसका इसका जीर्णोद्धार वगैरह जो आप बता रहे हैं कि 1857 के गदर में इसको नुकसान पहुंचा, तो इसे दोबारा किसने बनवाया था? दोबारा फिर अंग्रेजों ने ही ठीक करवाया, बल्कि अंग्रेजों ने नहीं ठीक करवाया, 1912 में राजा जो थे, महाराजा जयपुर के महाराजा, उन्होंने ही ठीक करवाया। लेकिन ओह, यही है कि भाई देखिए, जैसे पहले बहादुर उनके मोहम्मद शाह रंगीला जो थे, उनका उनके अहद में उनकी इजाजत से हुआ। तो 1912 में जब महाराजा जयपुर ने किया तो अंग्रेजों की रजामंदी से ही किया, उस समय तो क्योंकि जो अंग्रेजों की भी सरकार थी। हाँ थे। और अच्छा, ये जो एरिया था इसको जयसिंहपुरा कहते थे, माधोपुर भी कहते थे, लेकिन ये इनकी वो थी, मिल्कियत थी। इसी में इनका जो वो बंगला था, जो आज बंगला साहब कहलाता है, क्योंकि उन्होंने उस गुरुद्वारे को डोनेट कर दिया था, गुरुद्वारा बना दिया था, उनका महल भी वहीं था। जय सिंह का। जी जय सिंह। अच्छा, इसके जंतर मंतर के बारे में बाकी जो दुनिया भर से मुसाफिर जो आए हिंदुस्तान उस दौर में, इसके बनने के बाद, उन लोगों की किताबों में भी इसका जिक्र मिलता है? जी हाँ, बहुत सारा है। जैसे मैंने कि आपसे अर्ज किया पहले ना, कि ये सबसे ज्यादा जो इसका डिस्क्रिप्शन दिया है वो डब्ल्यू हंटर ने दिया है, जिन्होंने जी। इसको काफी डिटेल में इसका वर्णन किया है। फिर 1803 में मेजर विलियम थॉर्न आए, 1843 में वैन ऑर्लिच आए। ये सब बहुत मशहूर ट्रैवलर्स हैं, ब्रिटिश ट्रैवलर्स और यूरोपियन ट्रैवलर्स, जो हिंदुस्तान आए। और उन्होंने, मतलब ये आप सोचिए कि हिंदुस्तान आए, लाल किला मौजूद है, जामा मस्जिद मौजूद है, लेकिन सबकी नजर इस पर भी पड़ रही है। ये इतना बड़ा और इतना अहम एक मॉन्यूमेंट है। अच्छा, जब 1857 का गदर चल रहा था तो क्या इसमें छुपने के काम में भी आया था? ये क्रांतिकारियों ने कहीं इसमें छुपने के पनाह काम ली थी? हिंदुस्तानी, जी, हिंदुस्तानी सिपाही इसमें अंदर छुपे थे। इन्होंने यहाँ से इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो रिच के ऊपर थे। जो आज के जमाने में यूनिवर्सिटी जी। है, दिल्ली जी यूनिवर्सिटी की हाँ। जो रिज है, वहां रिज के ऊपर जहां पीर गायब है, अंग्रेजों का पड़ाव वहां था, वो उन्होंने जगह जीत ली थी। और इसी वजह से उनको एक टैक्टिकल एडवांटेज भी था, क्योंकि वो थोड़ी ऊंचाई पर थे। जी। और बाकी ये जो वॉल्ड सिटी थी, इसके अंदर अपने हिंदुस्तानी सिपाही यहाँ से लड़ रहे थे। और 14 सितंबर को फिर वो कश्मीरी दरवाजा तोड़ के अंदर घुसते हैं अंग्रेज, और फिर तो खैर जो तहस नहस करते हैं शहर का, वो सभी को पता है कि, जी। कि बहुत कुछ बचा ही नहीं उसके बाद से। तो उसमें ये भी खराब हुआ काफी इसमें। और इसकी तस्वीरें मौजूद हैं, ब्रिटिश पेंटर्स की ही बनाई हुई तस्वीरें मौजूद हैं, जंतर मंतर की फोटोग्राफ्स मौजूद है, क्योंकि 1858 में काफी अंग्रेज और यूरोपियन फोटोग्राफर्स आए फोटोग्राफी थे, आ गई। जिन्होंने आ गई। तब, हाँ, ग्वालियर तबाही के की सिंध तस्वीरें। जी जी हाँ, 1857 के गदर से पहले सिंधिया राजघराने की तस्वीर भी एक ब्रिटिश फोटोग्राफर की खींची हुई जी मौजूद है। मेरी किताब में है वो तस्वीर कवर पर। जी। अच्छा। सिंधिया और 1857 जो मेरी किताब है उसमें कवर पे जो जी। ओरिजिनल फोटो है, महाराज का अच्छा। दरबार जो लगा हुआ है, तो फोटोग्राफी उस वक्त आ चुकी थी। आपने हाँ ठीक याद दिलाया। तो ये माना जाए कि गदर के दरमियान ब्रिटिश फौजों ने भी इसे नुकसान पहुंचाया, जंतर मंतर को? जी, ब्रिटिश फौजों ही नहीं तो पहुंचाया, क्योंकि मतलब जब जंग चल रही है दो लोगों के बीच में, तो एक तरफ हिंदुस्तानी फौज, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज है, उसमें भी काफी जी। हिंदुस्तानी ही मौजूद थे। इसलिए सिर्फ अंग्रेज नहीं थे उसमें। लेकिन ये कि बिल्कुल। दोनों की तरफ से जब घमासान हो रहा था, तो गोलाबारी तो चली रही जाहिर है थी, जो तो उसमें उसमें उसका नुकसान नुकसान भी पहुंचा। होगा। जी। अच्छा, बाकी इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में कोई ऐसी याद जंतर मंतर की जुड़ी है क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या महात्मा गांधी के समय कोई ऐसी घटना जिसका उल्लेख मिलता हो कि जंतर मंतर पर कोई कुछ ऐसा हुआ हो, या भूमिगत रहकर कोई पहुंचे हो नेता लोग? कोई ऐसा अब वाकया आपको मैं याद आता है? मेरी नहीं, नज़र ऐसे से तो नहीं। ऐसा नहीं गुजरा। बस जो जी। मैंने जो रिसर्च करी थी इस पे, कि 1993 में सबसे पहले जब वो जो था प्रोटेस्ट, जंतर मंतर आया, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स वो मैं यूनियन मैं थे उसी पर आने वाला था। हाँ आजादी के बाद के आंदोलनों पर ही आने वाला था। तो जी, सबसे पहले आंदोलन कब हुआ जंतर मंतर पर? उसके हम 1993 सड़क में। की बात कर रहे हैं, वो तो प्रतीक है जंतर अच्छा। मंतर तो। जी जी। 1993 में सबसे पहले हुआ है, जब दिल्ली स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट ने आके यहाँ के ऊपर अपने वो रखे थे, अपनी मांगे कौन था रखी थी। प्रेसिडेंट? कौन था प्रेसिडेंट? 1993 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट आशीष सूद ने मरकजी हुकूमत से एक फैसले के खिलाफ यहीं से प्रोटेस्ट किया था। तो वो सबसे पहला प्रोटेस्ट मान सकते हैं सबसे जो पहला जंतर प्रोटेस्ट हुआ मंतर था। से शुरू हुआ। जी, शुरू आशीष हुआ सूद का। उस जी
आशीष सूद का जी। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। जी। आपातकाल के दरमियान भी यहाँ पर कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन, कोई सभा संगोष्ठी आपको याद आती? निर्भया का निर्भया का तो निर्भया का अभी का हो गया। मैं तो हाँ, आपातकाल के दौर की बात कर रहा हूँ, उसके इमरजेंसी। पहले अन्ना हजारे का हुआ था। हाँ, ये तो सब अन्ना हुए। हजारे मैं मगर इमरजेंसी मैं 1970। जी 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 मैं उस इतना पीछे नहीं गई हूँ, लेकिन वो ओके आप बता दें अगर उस जमाने में अगर हुआ है तो। जी। बस नहीं, आपातकाल में तो चूंकि जयप्रकाश नारायण की सभा जो हुई थी वो तो रामलीला मैदान में हुई थी 24 जून को। उसके बाद आपातकाल लगा था, हम सब जानते हैं, 24 या 25 जून को। लेकिन जंतर मंतर एक तरह से आपकी नजर में एक ऑब्जर्वेटरी के रूप में तो है ही, लेकिन उसके नाम से लगी हुई जो सड़क है वो आपकी नजर में लोकतंत्र के लिए एक जरूरी चीज है। देश की राजधानी में कोई एक ऐसी जगह, आप थोड़ा सा हम इतिहास से वर्तमान की तरफ लौट रहे हैं, तो आपको लगता है कि देश की राजधानी में कोई एक जगह तो ऐसी रहना चाहिए जहां शांतिपूर्ण अहिंसक तरीके से लोग अपना आंदोलन कर सकें? और एक प्रतीक, जंतर मंतर एक प्रतीक है, जैसे रामलीला मैदान है। रामलीला मैदान बहुत बड़ा है, कोई छोटा प्रदर्शन करना हो तो जंतर मंतर है। बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र में लोगों की आवाज हुक्मरान तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज आफ्टर ऑल अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो हमारी आवाजें पहुंचनी चाहिए और हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहां से हम पीसफुली, आराम से, इत्मीनान से अपनी आवाज पहुंचा सके। तो पहले बोट क्लब था, फिर अब ये जंतर मंतर हुआ, रामलीला मैदान भी है। तो ये जगह, इस तरह की जगह होना बहुत जरूरी है। अब जहां भी आप कह रहे हैं कि जंतर मंतर से हटा के कहीं और रखना चाह रहे हैं, जहां भी हो, कहीं ना कहीं जगह, एक जगह सबके लिए जरूरी है अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, और ये लोकतंत्र बिल्कुल, की बहुत अच्छी एक बात। जरूरत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। उस बारे में हम थोड़ा सा साफ कर दें कि मामला अभी कोर्ट में है। कोर्ट में चर्चा में कोर्ट ने सिर्फ ये पूछा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि क्या इसकी जगह से जंतर मंतर को बंद करके क्या आप इसकी जगह कोई और वैकल्पिक स्थान नहीं निर्धारित कर सकते, कोई और जगह तय कर दीजिए। क्योंकि जंतर मंतर चूंकि संसद के पास है और लुटियन जोन्स में बहुत आसपास सारी सत्ता का केंद्र है, इमारतें हैं, इसलिए अदालत ने शायद अभी सिर्फ इस संभावना को टटोला हो। सरकार इस निर्णय पर पहुंची, हम नहीं जानते कि जंतर मंतर बंद ही किया जाएगा, कभी किसी को नहीं बैठने दिया जाएगा। और आपने ठीक कहा कि जंतर मंतर पर पिछले 1 डेढ़ दशक में यूपीए की सरकार के दौरान भी और अभी नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार के दौरान भी लगातार धरने प्रदर्शन चलते रहे हैं। अन्ना हजारे का आंदोलन, लाला रामदेव का आंदोलन, निर्भया का आंदोलन, अभी एनडीए की सरकार में दक्षिण भारत से किसान आए थे, आपने देखा होगा, कंकाल रख के उन्होंने प्रदर्शन किए थे। किसानों के, सब लोगों के प्रदर्शन वहां चलते रहते हैं और वो जगह बनी रहे, उसका एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। इतिहास के बारे में आपने बताया कि जंतर मंतर 18वीं शताब्दी में राजा जय सिंह ने बनवाया था, मुगल सम्राट के समय, टूटता बनता रहा और आज की तारीख में उससे बना रहना, बचे रहना बेहद जरूरी है। लोकतंत्र में ऐसी जगहें प्रतीक के रूप में जानी और मानी जाती हैं, देश की लोगों की जुबान पर एक मुहावरे के रूप में दर्ज हो जाती हैं और लोगों की स्मृतियों में दर्ज रहता है। अब जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हमेशा के लिए, जब भी इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें यह दर्ज रहेगा कि देश की युवा पीढ़ी ने, तरुणाई ने वहां पर इतना लंबा धरना दिया था, केंद्र की मोदी सरकार को झुकाया था, मंत्री का इस्तीफा हुआ था। और चलते चलते एक जानकारी और जोड़ दें कि कॉकरोच जनता पार्टी शायद जंतर मंतर 2 अगले एपिसोड की तैयारी कर रही है, स्कूली शिक्षा में सुधार या बाकी मांगों को लेकर। तो देखते हैं इस बार उन्हें अनुमति मिलती है कि नहीं वहां धरना देने की। और आपने जंतर मंतर के बहाने से इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश की, हमारे दर्शकों को आपने बताया कि क्या महत्व है इतिहास में उसका, किसने बनाया था जंतर मंतर। उम्मीद हमारे दर्शकों को ये बातचीत अच्छी लगी होगी। आखिर में चलते चलते बस इतना सा आग्रह कि ये बातचीत आपको कैसी लगी, दर्शक कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया राना सफवी साहिबा, आपने तवारीख में ताक झांक करके जंतर मंतर की कहानी अपनी जुबानी सुनाई। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।